हम लोग सेक्शन 24 की प्रोसेस को समझ रहे थे। सेक्शन 24 की प्रोसेस यानी इशू ऑफ नोटिस, यानी इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास कोई संज्ञान में मैटर आया, उसके पास ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन और रीजन टू बिलीव उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थी, तो उस बेनामीदार को साथ ही साथ उसके रियल ओनर या बेनिफिशियल ओनर को भी एक नोटिस इशू करता है कि तुम बताओ कि भाई ये प्रॉपर्टी बेनामी क्यों ना हेल्ड कर ली जाए। ठीक, एक इसका अमेंडमेंट जो 2024 के फाइनेंस एक्ट में वो यही डील कर लेते हैं, बता देते हैं आपको, जो अभी आप नया एक्ट आएगा उसमें आ जाएगा। अभी फाइनेंस एक्ट 2024 में सेक्शन 24(2)(a) जोड़ दिया गया है। 24(2)(a) क्या कह रहा है बेसिकली कि पहले क्या था कि इसमें आपने नोटिस तो इशू कर दी, लेकिन वो जवाब कब देगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है। वो बैठा है, आप रिमाइंडर इशू कर रहे हो, फिर बैठा है, देयर इज नो टाइम लिमिट। आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेंगे, ये लिखा है ना कि इतने टाइम के अंदर, जो कि नोटिस में स्पेसिफाई आपने कर दिया। 148 का नोटिस जैसे आपने कह दिया कि 30 दिन में फाइल कर दो, और वहां वर्ड था स्पेसिफाइड टाइम जो कि एओ दे देता था, तो सिमिलर मान लीजिए। तो फाइनेंस एक्ट 2024 में क्या कर दिया है, इसको सेक्शन 24(2)(a) कर दिया। उसने कहा कि जो बेनामीदार है या बेनिफिशियल ओनर या एनी अदर पर्सन जिसको भी सेक्शन 24(1) का या 24(2) का नोटिस इशू हुआ है, वो 3 महीने के अंदर हर हालत में अपना रिप्लाई फाइल करेगा। ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 में है, तो ये यहाँ पे डील कर ले रहे हैं ताकि इसको आगे अलग से ना बताना पड़े। सेक्शन 24(2)(a) से, ठीक है। फिर इस प्रोसेस में प्रीएम्प्टिव या प्रोएक्टिव एक्शन ये था कि उसको लगता है कि भाग ना जाए प्रॉपर्टी को कर ले, तो ये कर सकता है। और हम लोगों ने 24(4) देखा कि दोनों केसेस में, चाहे उसने अटैचमेंट कर रखा था या इंक्वायरी करने के बाद अभी वो अटैचमेंट नहीं किया था, दोनों केसेस में ये ए और बी में टोटल 4 एक्शंस हैं। या तो वो अपने ऑर्डर जो पहले उसने पास कर रखा था उसको कंटिन्यूएंस का ऑर्डर पास करेगा विद अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, या रिवोक कर देगा जो कि उसने 24(3) का अटैचमेंट कर रखा था, या फिर क्या करेगा, जहां उसने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर मेड नहीं किया है, बनाया नहीं है, तो या तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास करेगा या डिसाइड करेगा कि हमें इस केस में आगे नहीं बढ़ना है, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने जैसे हमारे टाइम बारिंग में एक्सक्लूजन क्लॉज होता है ना कि अगर कुछ हो जाए तो कोर्ट का इंजक्शन हो जाएगा, कोर्ट ने अगर उसको स्टे कर दिया, रोक दी प्रोसेस को, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक, और ये भी है कि अगर ये जो एक्सक्लूजन है जो दिया गया है सेक्शन 24(4) में, तो अगर वो कम से कम 30 दिन का ना हो तो 30 दिन तक एक्सटेंड हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे असेसिंग ऑफिसर को 60 दिन दे दिए जाते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में, वो एकदम सिमिलर वे में है। ठीक है, और ये इन्होंने कहा कि जो अभी आगे आ रहे हैं कि वो आगे अटैचमेंट करने के बाद अगली प्रोसेस क्या है, पहले उसको समझ लें। 24(5) जो उसने प्रोविजनल अटैचमेंट कर लिया इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि वो एक स्टेटमेंट ड्रॉ करेगा, एक विवरण बनाएगा, जो कि पीएमएलए में कंप्लेंट फाइल करना कहते हैं, वहां पे सेक्शन 55 में या 24(5) में। तो क्या वो करेगा कि वो जिसने जो भी प्रॉपर्टीज उसने बेनामी के लिए इंक्वायर की हुई है और उस बेनामीदार की डिटेल पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेगा, स्टेटमेंट बनाएगा और रेफरेंस ड्रॉ करेगा। रेफरेंस करेगा किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 26 जो डिफाइन की गई है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारे तरह के एक्शन, यानी उसने डिसाइड किया कि जो उसने प्रोएक्टिव होकर अटैचमेंट किया था उसको कंटिन्यू करा रहा हो या नया प्रोविजनल अटैचमेंट कर रहा हो, दोनों केस को देखिए कवर किया है। 4A1 और 4B1, ये देखिए इन दोनों केसेस में क्या करेगा वो 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कब से, जब से उसने वो अटैचमेंट किया, जब से उसने वो अटैचमेंट किया। ठीक, क्या करेगा, स्टेटमेंट बनाएगा, ड्रॉप स्टेटमेंट एंड रिफर इट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर जैसा कि पीएमएलए में जो ईडी का ऑफिसर है अटैचमेंट करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो फाइल करता है उसको ओरिजिनल कंप्लेंट कहता है वहां पे, यहाँ पे उसको कहा जाता है रेफरेंस भेजना। ठीक है, यहाँ पर भी एक अमेंडमेंट हुआ अभी 2024 में, फाइनेंस एक्ट 2024 ने यहाँ अमेंडमेंट किया। क्या इसमें अंतर है, ध्यान से देखिए। जो अमेंडमेंट आ गया वो ये आया है, वो ये कह रहा है विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। इसमें एम्बिगिटी थी, इस वजह से इन्होंने अब इसको क्या कर दिया है 30 डेज, एक तो टाइम लिमिट भी बढ़ा दिया, आईओएस कह रहे थे जिससे कि उसकी इफिकेसी बढ़ जाए, 30 दिन कर दिया है,
30 दिन कहां से कर दिया है? इन दोनों का जो जिस अटैचमेंट जिस मंथ हुआ उस मंथ को एंड करके 30 दिन। तो सर प्रोविजनल अटैचमेंट कर लिया तो स्टेटमेंट कौन सा इसमें क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? स्टेटमेंट का मतलब ब्यौरा, विवरण बनाएगा। क्या विवरण बनाएगा कि ये प्रॉपर्टी थी, ठीक, ये बेनामीदार था, ये उसकी रजिस्ट्री है, ये इसके बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये किसी के पास केस भेज रहा है ना, तो वो डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट होते हैं। समरी के साथ साथ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन भी भेजेगा, एनेक्सर भेजेगा उसके। एनेक्सर ये भेजेगा कि किस आधार पे आपको ये विश्वास हुआ कि जिसके आधार पे आपने बेनामी प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट किया, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंट मान लेते हैं 5 रजिस्ट्रीज हैं तो 5 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रजिस्ट्री भेजेगा। वो इंक्वायरी कौन सी कर रहा था? जो पीछे सेक्शन 21 की इंक्वायरी थी, सेक्शन 24(3) की इंक्वायरी थी, वो इसी दौरान क्या करेगा, सब रजिस्ट्रार से सर्टिफाइड कॉपी मंगाएगा या उस पार्टी से कहेगा तुम सर्टिफाइड कॉपी दो। अगर वो नहीं कोऑपरेट कर रही तो सब रजिस्ट्रार देगी उसको कॉपी। तो उन सबको बैंक स्टेटमेंट मंगाएगा बैंक मैनेजर से या उसी से मांगेगा सर्टिफाइड कॉपीज, और उन सबका वो एक डॉक्यूमेंटेशन करेगा, लिस्टिंग करेगा और साथ में डॉक्यूमेंटेशन करेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या पता कि ये मैटर क्या है, तो उसके पास केस भेज रहा है ना वो, तो वही है यहाँ का मतलब। यहाँ ये ड्रॉप स्टेटमेंट एंड रिफर इट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पीएमएलए, एग्जैक्टली सिमिलर। वहां पे उस वर्ड को यूज किया जाता है, ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल करता है, वहां पे समय सीमा 30 दिन की थी, है मतलब यहाँ पे 15 दिन की थी, जो फाइनेंस एक्ट से वो 30 दिन कर दी गई है अभी अभी। जो 15 दिन है अब ये 30 दिन हो जाएगा लेटेस्ट अमेंडमेंट से, ठीक है। तो यानी अब इसने अपना पाला, यानी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को फॉर द एडजुडिकेशन एंड कंफर्मेशन एंड डिसीजन किसके पास भेज दिया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भेज दिया, ठीक। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब इन्होंने इसमें सेक्शन 25 में कुछ स्पेशल नहीं है, ये सेक्शन 282 है बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट का, कि मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस क्या होगा। जो भी वो नोटिस दे रहा है सेक्शन 24(1) की, वो किस तरह से सर्विस करेगा, वो जो हमारे सेक्शन 282 है हमारे एक्ट में, ये लगभग एकदम वैसे ही कि किस तरीके से करेगा। और उसमें और थोड़ा उन्होंने इलैबोरेट कर दिया। इलैबोरेट क्या कर दिया कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के ऊपर, एचयूएफ है तो कर्ता के ऊपर, कंपनी है तो उसके डायरेक्टर के ऊपर, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है। अब सेक्शन 26 एडजुडिकेशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी, यानी अब मैटर किसके पास आ गया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आ गया। अब देखिए व्हाट लिखा है, ऑन रिसीट ऑफ रेफरेंस अंडर सेक्शन सब सेक्शन 5 ऑफ 24, यानी 24(5) में जो उसने रेफरेंस भेजा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, जब उसको रेफरेंस मिल रहा है उस मंथ के एंड से 30 दिन के अंदर, मिनिमम मतलब जो मैक्सिमम टाइम है, जैसे ही उसको मिला जिस मंथ में, उसके एंड करके 30 दिन के अंदर वो नोटिस इशू करेगा इन लोगों को। To furnish such documents, particular evidences as is considered necessary, जो भी है किस को करेगा? जो बेनामीदार है, जिसने प्रॉपर्टी जिसके पोजीशन में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि बेनिफिशियल ओनर हो, आइडेंटिफाई हुआ हो, ऐसा कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी, बैंक लोन वगैरह सब कुछ, ऐसा कोई भी पर्सन जो भी क्लेम कर रहा हो कि वो प्रॉपर्टी है, सबको वो नोटिस इशू करेगा। ये आगे बात प्रोवाइडेड में डाल दिया कि इन्होंने कब से करेगा। अब ये जो फ्रॉम द डेट है, यहाँ भी अमेंडमेंट कर दिया है इन्होंने, ये फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ हो गया, यानी जो 30 दिन है जब रिसीव हो रहा है उसके, ये अमेंडमेंट लेटेस्ट वाले, ठीक। और जो नोटिस देगा इन लोगों, उसमें मिनिमम 30 दिन की अपॉर्चुनिटी देगा, वो भी प्रोविजो 2 में इन्होंने मेंशन किया, ठीक है। सेक्शन 26(2) सिंपली इतना कह रहा है कि जहां अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली हेल्ड है तो उन सभी ज्वाइंट ओनर्स को नोटिस भेजेगा, लेकिन प्रोटेक्शन क्लॉज भी दे दिया प्रोविजो के द्वारा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर इनकेस ज्वाइंट ओनर्स थे और किसी एक को नोटिस दिया और किसी एक को नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट है, वो प्रोविजो के द्वारा वो भी इन्होंने रोक लिया। मेन सेक्शन है इसका 26 सेक्शन 3, क्या कि जो भी रिप्लाई उसके पास आए, जो भी एविडेंसेस हुए जो कि उसने नोटिस इशू की थी, उसको कंसीडर करके और किसी भी तरह की इंक्वायरी करा के, जो कि एम्पावर्ड है सेक्शन 26(3) क्लॉज बी में, किसी भी तरह की इंक्वायरी करा के फाइनली वो एक ऑर्डर पास करेगा 26(3) क्लॉज सी में। क्या ऑर्डर होगा? पहला जो क्लॉज है उसका क्लॉज 1 कि वो कह देगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, ठीक है, वो ऑर्डर पास कर सकता है।
या फिर वो होल्ड करेगा ये जो प्रॉपर्टी आई है उसके पास रेफरेंस में, या प्रॉपर्टी ये बेनामी है, और कंफर्म कर देगा उस प्रोविजनल अटैचमेंट। तो नाउ दैट प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर बिकम्स अटैचमेंट ऑर्डर। जो प्रोविजनल उसका वर्ड है वो खत्म हो जाएगा। पहले जो हुआ था ना, जो पहले था, जो इंक्वायरी करने के बाद प्रोविजनल अटैच किया था ना, ये फाइनल कर रहे हैं तो प्रोविजनल रियल अटैचमेंट है पहले वाले से दोनों चीजें हैं, ये अटैचमेंट और प्रोविजनल दोनों चीजें हैं। यानी पहले तो 3 महीने के लिए प्रोविजनल अटैच करेंगे ना। नहीं, प्रोविजनल अटैचमेंट एंड अटैचमेंट प्रोविजनल अटैच नहीं, कहाँ दोनों जगह प्रोविजनली अटैच। 26 देखिए इधर देखिए, पावर कहाँ पे है? 26 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए का मतलब सॉरी 26 सबसेक्शन 4 ए क्लॉज 1 जहां पे कंटिन्यू कर रहा है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को, और 24 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी का सॉरी क्लॉज बी का क्लॉज 1। आप देखिए दोनों जगह पीओ ही है, क्योंकि आईओ के पास वो पावर ही नहीं है एओ पास करने की, अच्छा अटैचमेंट ऑर्डर पास करने की। अटैचमेंट ऑर्डर बनेगा ही तब वो प्रोविजनल ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर तभी वो कंफर्म यानी अटैचमेंट ऑर्डर बनेगा जब उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 26(3) में कंफर्म कर देगी। कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पीएमएलए प्रोविजन, एग्जैक्टली सिमिलर। कोई कंफ्यूजन इसमें? इंस्टेड इसमें इनको एक पावर, 2 पावर्स और प्राप्त है। क्या कि अगर उसको लगता है कि ये वो वाला पार्ट है जो कि सिवरेबिलिटी का पार्ट है, यानी उसको लगता है कि जो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज है उसका सर्टेन पार्ट बेनामी है, सर्टेन पार्ट नहीं है, तो वो अपने बेस्ट जजमेंट के आधार पर डिसाइड करेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको सेवरेबिलिटी की पावर प्राप्त है कि वो सेवरेबल कर सकेगा, तो उसको सेवरेट करेगा, वो कहेगा कि ये सर्टेन पार्ट उसका बेनामी है, सर्टेन पार्ट बेनामी नहीं है। ये सेक्शन 26(4) के अंदर है। 26(5) में ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रॉपर्टी को अदर देन दोस प्रॉपर्टी जो कि इनिशिएटिंग ऑफिसर ने अटैच करके भेजी थी, प्रोविजनली अटैच करके भेजी थी, सुओ मोटो भी इन्वॉल्व कर सकता है, और वो लिखा है कि वैसी ही मानी जाएगी जैसा कि सेक्शन 24(5) में इनिशिएटिंग ऑफिसर ने स्टेटमेंट ड्रॉ करके भेजी होती है उसके बाद। यानी सुओ मोटो भी वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व कर सकता है ड्यूरिंग द जो भी इंक्वायरी वो कंडक्ट कर रहा है, और किसी भी पार्टी का नाम ऐड कर सकता है, किसी पार्टी का नाम हटा सकता है बाय द पावर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 24(6). ठीक है, ये उसकी प्रोसेस का पार्ट है। और इसकी टाइम लिमिट क्या है कि जिस मंथ उसको मिल रही है कंप्लेंट 24(5) की, उससे 1 साल, उसको एंड करके 1 साल। ठीक है, जिस मंथ भी उसको 24(5) की एप्लीकेशन यानी कि रेफरेंस मिल रहा है उस मंथ को एंड करके 1 साल, ये उसकी टाइम लिमिट है कंफर्मेशन ऑर्डर पास करने की। पीएमएलए के केस में ये 6 महीना है। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको जो पावर है ये वाली कंफर्म करने की या रिजेक्शन करने की या उसको छोड़ देने की यानी ऑर्डर पास करने की, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करने की जो पावर है वो पीएमएलए में सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में 6 महीना है। यहाँ पे वो 26 सबसेक्शन 7 में 1 साल इसमें जहाँ तक उसको लिया गया। यहाँ पर भी उन्होंने वो एक्सक्लूजन क्लॉज लिया है कि अगर कोर्ट बीच में आ गई और उसने इंजंक्शन दे दिया, स्टे दे दिया, तो वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और अगर वो 60 दिन से कम हो रहा है तो एक्सटेंडेड अप टू 60 डेज हो जाएगा। ये भी है इसके अंदर की जो बेनामीदार या एनी अदर पर्सन है या तो खुद या किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपियर करा सकता है एंड ऑल, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसका जो अगला पार्ट है यानी कि ये तो अटैचमेंट कंफर्म हो गया, ठीक है, जो प्रोविजनल अटैचमेंट था उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि हाँ ये अटैचमेंट ठीक था, उसने कंफर्म कर दिया। उसका फर्दर स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये कहता है कि 26(3) के प्रोसेस के बाद यानी जब उसने कंफर्म कर दिया कि बेनामी प्रॉपर्टी का जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर था वो कंफर्म कर दिया उसने, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार देने के बाद किसको, उन लोगों को जो कंसर्न लोग थे उनको देने के बाद वो कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 27। द मोमेंट ये कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास करेगा, दिस इज द एब्सोल्यूट ऑर्डर। यहाँ पे पीएमएलए से अंतर हो गया इस केस में, यहाँ पे ये पावर पीएमएलए में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं, वहां पे सिर्फ स्पेशल कोर्ट को। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो गया, लेकिन पर्पस यहाँ पे भी है समझ रहे हैं, तो आप ऐसे समझे कि यहाँ पे ये पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी
बेनामी को प्राप्त है कि वो जो कंफिस्केशन का ऑर्डर है वो यहाँ पे वो दे सकती है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? और इसमें ये भी है कि अगर फर्दर अपील है इसमें, यानी उसने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर अपील फाइल कर रखी है ट्रिब्यूनल में, अभी आगे वो भी देखते हैं, तो वो भी तब भी कंफिस्केशन का ऑर्डर पास कर सकती है सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द अपील। कंफिस्केशन ऑर्डर में क्या मतलब, क्या वो बनाया है कंफिस्केशन ऑर्डर? कंफिस्केशन का मतलब ये हो जाता है कि वो एक आदेश पारित करेगा और उस व्यक्ति को नोटिस, मतलब उस आदेश की कॉपी देगा और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को भी देगा कि अब ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की हो चुकी है। ठीक, अब इसका जो टाइटल और जो राइट्स हैं वो पूरी तरह से किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर अपील है तो उसके आउटकम के बाद, और अगर अपील में नहीं है तो फाइनल हो गया। ये देखिए प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल। ओनरशिप चेंज हो जाएगी ना, एग्जैक्टली। अदरवाइज तो देखिए प्रॉपर्टी पे तो अवैध कब्जा कोई भी कर सकता है, मेन तो टाइटल भी होता है ना उसका टाइटल, राइट्स, सब चीजें किसके पास आ जाएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएंगी। और वो साथ ही साथ फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंसेस और चार्जेस, किसी भी तरह के चार्जेस, भार और किसी भी तरह के हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से एब्सोल्युटली आ जाएगी। तब आईटीओ का रोल आएगा सर, जो एडमिशन हाँ। बैंक करता है उस कंडीशन। ये देखिए 27(3) ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी, वो पावर वही तो उसने दी है कि अगर उसको लगता है कि सर्टेन प्रॉपर्टी बेनामी है, सर्टेन प्रॉपर्टी बेनामी का पार्ट नहीं है या किसी और को उसका राइट दे देना है, तो जैसा कि अब पीएमएलए में भी प्रोविजन आ गया है कि जो राइटफुल क्लेमेंट है, राइटफुल ओनर हैं, जिन्होंने एक्चुअली या बैंक हो गया या जिन्होंने सही कंसिडरेशन पे करके वो प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उनके राइट्स को डिसाइड करने के लिए सेक्शन 8(7) और 8(8) जो लाए हैं वहां पे पीएमएलए में, सेम चीज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तो पावर है। अब ये तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ही पास है। तो सर एडजुडिकेटिंग अफसर ही में पास करेगा ये जो ऑर्डर पास करेगा? ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करेगी जो आज की डेट में सफीमा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वही मतलब वही पास करेगी कंफिस्केशन ऑर्डर कि अब अटैचमेंट हो गया था, अब इसको फाइनल कंफिस्केशन ऑर्डर पास करेगी। ये प्रॉपर्टी अब फाइनली जो है किसके पास चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये एक सिविल प्रोसेस चल रही है, क्योंकि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ सारी चीज किसके बारे में बात हो रही है कि प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ, प्रॉपर्टी का जब्तीकरण हो रहा है फाइनली। अभी अगले स्टेप में अभी हम इसी सिविल चैनल पे हाई कोर्ट तक जाएंगे और उसके बाद फिर उस व्यक्तियों को सजा दिलाने वाला जो प्रोविजन है वहां पे पहुंचेंगे, जैसा कि हमने पीएमएलए में डिस्कस किया था। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर, किसी ट्रांजैक्शन में अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है तो ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है? हाँ, बिल्कुल है। वो उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में ही ली है। तो ऐसा कोई भी केस जिसमें प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो सोर्स नहीं बता पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उस केस में डीपी का केस रेफर कर सकते हैं आप, रेफर कर सकते हैं। रेफर कर सकते हैं। लेकिन एज इनकम टैक्स का अथॉरिटी आप जो भी जितना पोर्शन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो हम मानेंगे कि वो उसकी इनकम थी एक्सप्लेन सोर्सेज से, तो वो हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और बेनामी वाले को हम क्या रेफर करेंगे जब हमने उसकी इनकम उसी के हैंड में जोड़ दी, बेनामीदार के हैंड में? वो एसेट अगर अनएक्सप्लेन्ड एसेट है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट को आप वहां भेज देंगे। ठीक है, वो हमने जोड़ दिया। बेनामी कैसे लगेगा? अगर जोड़ दिया तो फिर नहीं, वो बेनामी ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसका सोर्स। बेनामी तब लगता है जब सोर्स आपका हो, नाम किसी और के हो, यूज आपका हो, उसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट। हाँ, लेकिन इसमें उन केसेस में भी आ जाएगा जहाँ पे फिक्टिशियस ओनर है, जो पार्ट बी सी डी भी तो इसके अंदर कवर्ड है बेनामी ट्रांजैक्शन में। अगर अपने नाम पे ली है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, तब तो बेनामी नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफाइड है, इनका केस अलग है। हाँ, वो सही कह रहे हो, ड्राइवर है मान लीजिए वो। हाँ। उसी केस हम लोग कर रहे हैं। हाँ। वो वाली बात है। हाँ, हाँ। सही सही। नहीं तो उस केस में फिर ड्राइवर का केस बेनामी में जाएगा मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या केस बनता है उसके ऊपर? किसके ऊपर? आपकी पैरेलल इंक्वायरी ना, आपका ठीक है, लेकिन उसके ऊपर दो जगह से उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और दो जगह से पेनल्टी लगेगी ना उसको। पेनल्टी नहीं, वहाँ तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। तो मान लीजिए फ्लैट है, आप फ्लैट तो जब्त कर नहीं रहे उस केस में, उसके ऊपर तो टैक्स चार्ज कर रहे मतलब हो। टैक्स भी देगा वो और प्रॉपर्टी भी जब्त कराएगा। दोनों अलग अलग एक्ट है, दोनों अलग अलग जो जीएसटी में फ्रॉड होता है वो कहता है कि मेरा पैन अगर यूज करके अलग अलग प्रोविजन है, दोनों अलग अलग चीज है। मतलब दो सजा मिल सकती है एक चीज के लिए। इनका कारण एक ही चीज नहीं है, दो अलग अलग ऑफेंसेस, दो फ्लैट लिया, दो अलग अलग ऑफेंसेस है, दो अलग अलग एक्ट के ऑफेंसेस है।
डूबेगा सब। नहीं तो सर सरकार जाती करेगी सर, 2 फ्लैट वाले बेनामी 2 फ्लैट भी ले लो अब कैसे सर। इसकी बात हम लोग सरकार से करेंगे, पहले एक थोड़ा सा इतना नहीं करना चाहिए। हाँ, यही मेरा कहना है मैं सर। तो दे ही रहा है। सर बेनामी एस्टेब्लिश करना है। ये बड़ा मुश्किल है सर। क्या बेनामी एस्टेब्लिश करना है जो है। अगर वो लिम्ब आप सेक्शन 2 सेक्शन 9 के चारों में से एक लिम्ब किसी को सर्टिफाई कर पा रहे हैं, मतलब बता पा रहे हैं, और तभी तो इंक्वायरी और सारी चीजें करनी है। लेकिन इसमें ओनस तो उसके ऊपर ही रहेगा ना, काइंड ऑफ, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है। बिना सर वही मेरा पहली लाइन मैंने कही थी, बेनिफिशियल ओनर अगर नहीं है तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रूव करना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। नहीं, उसकी प्रॉपर्टी आप कन्फिस्केट कर लेंगे अगर वही एक्सप्लेन नहीं। रिक्शे वाला कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, किसी और ने खरीद कर दी है मुझे, और पूछे कहाँ से खरीद कर दी वो कह है। रहा है कि मैंने ही खरीदी, मैं सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं कर, अनअकाउंटेड मनी थी मेरी। वो तो यही वर्जन बोलेगा कि मेरी अनअकाउंटेड मनी थी जिसका मैं टैक्स दे चुका हूँ। नहीं, तो लेकिन अगर वो ओन अप कर रहा है कि मेरी ही प्रॉपर्टी थी और सारी बातें हो गई, वो तो एक अलग मैटर है। तो उसमें बेनामी नहीं तो उस बनेगा। केस में तो नहीं जाएगा, उस केस में तो नहीं जाएगा। मेरा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा कहना हवाला है वाली प्रॉपर्टी का है। अब इसका अगला पार्ट देख लीजिए, जो आईटीओ का रोल है एडमिनिस्ट्रेटर का। इसका अगला पार्ट देख लें हम लोग तेजी से, इसको आगे बढ़ाना है, खत्म नहीं होगा। अभी आपकी फैकल्टी यहीं आ जाएगी 15-20 मिनट। देखिए तो एक बार इसका अगला स्टेप ये है कि ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो गई। यानी अभी मान लेते हैं कि कोई अपील पेंडिंग नहीं है, अपील फर्दर पेंडिंग नहीं है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा कि वो जो प्रॉपर्टी फाइनली जब 27(1) में कन्फिस्केट हो गई, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर आती है कि वो रिसीव और मैनेज करेगा उस प्रॉपर्टी को, ऐसा जैसा कि वो रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड। क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर उसका पोजीशन लेगा उस प्रॉपर्टी का जो कन्फिस्केशन के बाद हुई। कन्फिस्केशन ऑर्डर जिसमें पास हो गया है 7 दिन का नोटिस देते हुए उसको देगा, और अगर वो नॉन कंप्लायंस करता है तो विद द असिस्टेंस ऑफ पुलिस और एनी अदर ऑफिसर विद फोर्स उसका पोजीशन वो लेगा। ये प्रोसेस सेक्शन 29 बी में 2B में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट है, जो कि आईटीओ है। गवर्नमेंट हाँ, आप नहीं, अगर आपकी पोस्टिंग बेनामी में होती है, अगर आपके पद का नाम कहने का मतलब ऐसा कोई भी आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर जिसकी पोस्टिंग बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, क्या बताइए। तो उसके बिहार पर हम ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंस्टीट्यूशन है ना, वो तो किसी को अथॉरिटी देगी ना उसके ऊपर। और उसके बाद सब फिर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे चली जाएगी। उसके प्रोसेस आगे क्या होगा उसका, वो फर्दर जैसे सफीमा में प्रॉपर्टी, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने सुना होगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सफीमा ने जब्त करके रखी है, वहां इनकम टैक्स ऑफिस बन गया बात, क्योंकि वो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई थी। सुने ऐसे केसेस के नहीं सुने कि उसको सरकारी ऑफिस बाद में बन गया। सफीमा में अक्सर ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी फोरफीट कर ली गई, जब कन्फिस्केट हुआ तो प्रॉपर्टी पे कोई सरकारी ऑफिस बन गया, कोई ट्रेनिंग सेंटर बन गया, या व्हाटएवर जो यूज करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। सर इसके बाद ये बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी तो उसके बाद फिर पता चला कि भाजपा कार्यालय बन गया उसमें। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करना चाहेगी वो उसके हाथ में है। अब वहाँ भाजपा का कार्यालय बना रही है, भारत सरकार का कार्यालय बना रही है, और वहाँ पिछली भाजपा बैठ रही है, ये सब डिस्प्यूटेड मैटर हम लोग एक्ट के स्कोप से बाहर है। चैप्टर 5 अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जब आपने वो प्रोसेस कंप्लीट हुई, अटैचमेंट के बाद एडजुडिकेशन ने भी कंफर्म कर दिया, अगर उसने रिवोक कर दिया तो भी, यानी उसने ऑर्डर कंफर्म नहीं किया तो भी, और अगर कंफर्म कर दिया तो भी, अगर कंफर्म नहीं किया तो इनिशिएटिंग ऑफिसर जा सकता है ट्रिब्यूनल में, और अगर कंफर्म कर दिया तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, बेनामीदार है या जो रिलेटेड पर्सन है, वो सारे व्यक्ति कहां जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। तो सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 46 तक जो सारे प्रोसेस है, जिसका अपॉइंटमेंट कैसा होना है, कंपोजिशन क्या है, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। मेनली जो इसकी पावर जो करता है वो सेक्शन 46 में, उसको ही डायरेक्टली देख लेते हैं। कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अग्रीव्ड व्यक्ति है, चाहे वो इनिशिएटिंग ऑफिसर हो या कोई अदर
व्यक्ति हो वो 45 दिन के अंदर, जब उसको आदेश प्राप्त हो रहा है उसके 45 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, और ट्रिब्यूनल के पास जो भी चाहे अपील डिसाइड करने के बाद वो किसी भी तरह की अपील को, और कंडोनेशन ऑफ डिले का भी ऑप्शन है इसके अंदर, मतलब प्रोविजन है कि अगर वो किसी वजह से डिले हो रहा है तो कंडोनेशन ऑफ डिले, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कंडोनेशन ऑफ डिले। इसको तेजी से इसलिए बढ़ा रहे हैं एक्ट सब्सटेंटिव पोर्शन पे, लास्ट पोर्शन में पहुंच जाए हम लोग। अब क्या क्या कर सकती है, देखिए ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल उस अपील को डिसाइड करते समय क्या कर सकती है, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है, किसी भी तरह का भाई जो भी उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है उससे भी ज्यादा पावर उसको ऑब्वियसली इसके अंदर है, ठीक है। फाइनल ऑर्डर पास कर सकती है, अफर्म कर सकती है, वेरी कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन पास और कर सकती है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस वो कर सकते हैं, और यहाँ पे उसके लिए टाइम बारिंग सेट नहीं है, यहाँ पे डिजायरेबल है कि जब उसके पास अपील पहुंची है तब वो 1 साल के अंदर एज फार एज पॉसिबल डिसाइड करेगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए टाइम बारिंग है तो सर 1 साल। जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होगी तब तक वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के ही पास रहेगी, मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट वो तो हो चुका नहीं, गवर्नमेंट के पास रहने का मतलब वो फर्दर उसका कोई डिस्पोजल नहीं कर पाएगा, अटैचमेंट रहेगा, पोजीशन नहीं रहेगा। इस केस में पोजीशन तभी लिया जा सकता है जब कन्फिस्केशन ऑर्डर पास हो गया, क्योंकि उसमें जब सेक्शन 27 हमने पढ़ा था कि अगर मैटर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील टू ट्रिब्यूनल है तो जब तक की फाइनलिटी ऑफ ट्रिब्यूनल अपील मतलब ट्रिब्यूनल ऑर्डर ना आ जाए तब तक वो रहेगा। मतलब बेनामीदार या कोई भी हाँ हाँ बिल्कुल इसी के पास है, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं तो नहीं कभी भी का मतलब आप ये बताइए ना, आप किसी भी कोर्ट को कैसे टाइम डिसाइड कर सकते हैं जो कि आपके अथॉरिटी का पार्ट नहीं है। ट्रिब्यूनल जो है आपके अंदर सेक्शन 18 की अथॉरिटी भी नहीं है, आप उसको कैसे टाइम लिमिट बांध पाएंगे। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आते हैं ना, डिजायरेबल है, डिजायरेबल। आप आईटीएटी कितने दिन में ऑर्डर पास करती है, कोई टाइम लिमिट है आईटीएटी के हमारे? अब ये देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल को अगर कोई भी गलती उससे उसके ऑर्डर्स में हो जाती है तो उसके रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन 47 में ले रखा है। इसका जो अगला चरण है, अब मान लीजिए ये तो प्रोसेस है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी एक ऑर्डर पास कर दिया, तो अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी क्या करेगा, या तो कंफर्म करेगा या रिवर्स कर देगा उस ऑर्डर को। दोनों केसेस में एक अपील और बनेगी, वो होगी अपील टू हाई कोर्ट। तो दिस इज द लास्ट रिकोर्स ऑफ द सिविल प्रोसीडिंग्स, यानी सिविल प्रोसीडिंग्स का जो अंतिम चरण है उस प्रॉपर्टी को छुड़ाने का अंतिम चरण जो है, जो बेनामी प्रॉपर्टी को है, ठीक है, या कंफर्म करने का जो अंतिम चरण है वो अपील टू हाई कोर्ट, ठीक। तो ये एक प्रोसेस, सिविल प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक। अब इसके बाद हमारा चैप्टर 6 शुरू होता है जहां स्पेशल कोर्ट को डिफाइन किया है, ठीक। अब स्पेशल कोर्ट को जानने से पहले ये देखिए, जहां क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट के पास ये मैटर जाएगा स्पेशल कोर्ट, ठीक है। चैप्टर 7 सेक्शन 53, यानी कोई भी व्यक्ति जिसने सेक्शन 3 का वायलेशन किया हो, यानी उसको माना गया हो कि ये प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थी, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बेनामी ट्रांजैक्शन में इंटर कर रहा हो, किस वजह से इंटर कर रहा हो, देखिए, इन ऑर्डर टू डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है, टू अवॉइड एनी स्टैट्यूटरी पेमेंट ड्यूज, ठीक, टू अवॉइड पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, यानी बैंक इसमें इंक्लूडेड है, द बेनिफिशियल ओनर बेनामीदार और एनी अदर पर्सन हु अबेट्स और इंड्यूस, यानी वो अबेट कर रहा हो या इंड्यूस भी कर रहा हो किसी को, ऐसे सभी लोग को क्या माना जाएगा, शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। और जो सजा इसमें डिफाइन की गई है वो 53 सबसेक्शन 2 में डिफाइन की हुई। वो क्या है सजा, 1 साल और मैक्सिमम 7 साल, along with 25% ऑफ द प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट फाइन, जो कि वहां तक जा सकता है, मैक्सिमम फाइन यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे, ये सजा देने वाला कौन, इसलिए हमको यहाँ आना है। सजा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं दे सकती, ट्रिब्यूनल नहीं दे सकता, हाई कोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि वो सिविल चैनल का पार्ट है, ठीक।
ये जो सजा दे रहे हैं एक ऑफेंस है, यानी अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है ये। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सजा देने का अधिकार कोर्ट्स को है, तो वो स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट की गई है और ये इक्विवेलेंट होती है पीएमएलए कोर्ट के, क्योंकि जो इसका जज है वो कोर्ट ऑफ सेशंस है। देखिए कहीं लिखा होगा कोर्ट ऑफ सेशंस, ये देखिए वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब होता है डीजे, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसी को कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं। सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, वहां का जो भी होगा। और उसके बाद बेनामी के बारे में हम पढ़ा देंगे इस सर, इस प्रोसेस को सर मैं बता दूं सर थोड़ा सा, मुझे एक कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ सर, सुनिए सीरियसली, ये सब बेनामी एक्ट रियली अच्छा है। इस गवर्नमेंट ने जानते हो क्यों किया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर, जो 24 में जो अमेंडमेंट हुआ, लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन आपको वक्फ बोर्ड के पास है, बेनामी इसीलिए है। लगभग 2 लाख करोड़ की प्राइस है। देखिए हम लोग अभी लेजिस्लेटिव इंटेंट पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इंटेंट आप बताइएगा। जानता हूँ सर, मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 2 मिनट 10 मिनट दीजिए, बस होने वाला है। इसीलिए बेनामी है, हम जानते हैं ना क्या है गवर्नमेंट लेने के लिए सर। अब इसमें ये कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट जो भी इस केस में सूट या जो भी मैटर ट्राई करेगी तो कैसे करेगी, जो भी सीआरपीसी के नियमावली के अनुसार बात करेगी। और ये देखिए स्पेशल कोर्ट कोई भी कॉग्निजेंस तभी ले सकती है जब जो अथॉरिटी है इस एक्ट की या कोई अदर ऑफिसर कोई कंप्लेंट फाइल करेगा, जिसको प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल करना कहते हैं। यानी पुलिस का डोमेन इस केस में नहीं है, पुलिस इस केस में कंप्लेंट नहीं फाइल करेगी। अभी हम आगे भी आएंगे जहाँ पे इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 62 में, जहाँ भी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब कि पुलिस उस पर कॉग्निजेंस वो मोटो नहीं ले सकती। तो अथॉरिटी में डिफाइन नहीं किया। इसमें एक चीज अच्छी है इस एक्ट में कि इसमें स्पेशल कोर्ट को भी डायरेक्शन है कि स्पीडी ट्रायल करते हुए 6 महीने के अंदर डिस्पोज करने की कोशिश करेगी। सर इसमें अथॉरिटी अलग से मेंशन नहीं है कि कौन कौन सी, तो वो उसी मतलब हाँ authority हाँ के definition हाँ में हाँ चला जाए। हाँ, आप ये मान के चलिए कि बाय डिफॉल्ट इनिशिएटिंग ऑफिसर ही होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि अथॉरिटी सिर्फ लिखा हुआ है तो चारों में से कोई भी हो सकता है। एग्जैक्टली। और ये लेकिन देखिए ना, एनी ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिगार्ड में ऑथराइज कर रखा है, दोनों को ऑप्शन दे रखा है। फिर जो भी इसके अंदर स्पेशल लॉयर होगा वो पीपी माना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद फिर से इस पे आते हैं, यानी ये जो सजा सुनानी है वो पावर किसको है, वो स्पेशल कोर्ट को है। अब ये देखिए पेनल्टी फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी किसी व्यक्ति ने कोई फॉल्स इंक्वायरी दी है किसी अथॉरिटी को या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया है, तो ऐसे केसेस में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा उसको सुनाई जा सकती है। ऑब्वियसली ये सजा भी कौन देगा, स्पेशल कोर्ट देगी, अलॉन्ग विद फाइन। कितना है वो, 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है सेक्शन 193 आईपीसी के, जहां पे आपने सुना होगा कि कोर्ट के सामने अगर या किसी अथॉरिटी के सामने हाँ नहीं गलत बयान अगर आप देते हैं, फॉल्स एविडेंस इन वेरिफिकेशन अगर देते हैं तो उसका एग्जैक्ट, ठीक। सेक्शन 54A ये नया है, 2021 से आया हुआ है कि अब मान लीजिए जो सेक्शन 21 में उसको पावर इंक्वायरी करने की आईओ को, और सेक्शन 19 में समन करने की जो पावर है, उसका डिसोबीडियंस हो रहा है, अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो 25,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। सेक्शन 54A ये प्रोसेस है इसका। प्लीज 5 मिनट और सब थोड़ा बड़ा कर अच्छा, प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। देखने में ये लगता है कि शायद ये है कि जहां उसके पास से पाया जाएगा तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसका होगा। यहाँ पे ये मतलब है कि जिसके पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है जिस अथॉरिटी के, तो वो ये माना जाएगा कि हाँ वो चाहे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा या उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करेगा, दोनों केसेस में वो एविडेंस के फॉर्म में माना जाएगा, यही लिखा हुआ है। प्रीवियस सैंक्शन, यहाँ पर भी अमेंडमेंट हुआ 2021 में। यहाँ पे था कि कोई भी प्रोसिक्यूशन जो सेक्शन 3, 53 या 54 का प्रोसिक्यूशन है वो तभी लॉन्च हो सकता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, लिखा हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्होंने डिफाइन कर दिया पीडीआईटी, पीसीआईटी, सीआईटी एंड डीआईटी। यानी पीसीआईटी या सीआईटी के अप्रूवल से
या पीडीआईटी या डीआईटी के अप्रूवल से, क्योंकि यहाँ पे डीआईटी पीडीआईटी इसलिए आएगा क्योंकि बेनामी जो पीपीयू है वो पीडीआईटी के एंटर में आता है, तो ऑब्वियसली किसका अप्रूवल लगेगा, पीडीआईटी का। तो यहाँ पे जैसा कि अब हमारे सेक्शन 279(2) जो है हमारा 279(1) जहाँ प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन हम लोग लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो भी पीडीआईटी से लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन, अब पहले बोर्ड लिखा हुआ था, जो ये लिखा है ये बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चैप्टर 7 भी कंप्लीट है। मिसलेनियस जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी, ये देखिए, सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड मतलब जहां 24(1) का नोटिस चला गया, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी जो कि इन्वॉल्व थी बेनामी में, अगर वो ट्रांसफर कर दी जाती है तो उस ट्रांसफर को इग्नोर किया जाएगा, और अगर कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर दिया गया है तो वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी, ठीक। ये आइडेंटिकल तो हमारे सेक्शन 281 के हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है, लेकिन ये पावरफुल ज्यादा है क्योंकि ये बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसका यूज होता है। तो हमारे वाले सेक्शन का यूज कम बहुत रेयर होता है, सेक्शन 21। एग्जम्पशन दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी सर्टेन प्रॉपर्टी को, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को, रिलीजियस ट्रस्ट और एनी प्रॉपर्टी को एग्जम्प्ट कर सकती है इस तरह के इस सेक्शन से। ये देखिए सेक्शन 119 इनकम टैक्स एक्ट का, पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे किसकी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कि किसी भी तरह का डायरेक्शन इस अथॉरिटी को दे सकती है, और वो अथॉरिटी बाध्य होगी वो डायरेक्शन को मानने के लिए, सब्जेक्ट टू प्रोविजन में दे दिया, जैसा कि वहाँ 119(1) के प्रोविजन में था। 2 तरह के डायरेक्शन सीबीडीटी नहीं दे सकती, उसी तरीके से 2 तरह के डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती। एक तो वो चीज वही हो गई जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने वाला, जैसा कि हमारे 120 में दे रखा है कि 120 में जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगा, तो इसी तरह से जो बीपीओ के जुरिस्डिक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ देखिए 59 का सबसेक्शन 3, किसी भी ऐसा डायरेक्शन या कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर सकती किसी अथॉरिटी को कि कोई केस इसी तरह से करो, या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि तुम ऐसे केस को डिस्पोज करो, जैसा कि वहां पर भी था। सीआईटी अपील और एओ के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि सीबीडीटी डायरेक्शन नहीं पास कर सकती कि असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए 61 नॉन कॉग्निजेबल है, मीनिंग देयर बाय कि पुलिस इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, ठीक है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, इसका मतलब सिंपली इतना होता है कि जो उसके जॉइंटली एंड सेवरली जो लायबल लोग हैं, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है और फर्म है तो उसके केस में पार्टनर है एंड ऑल, वही सारी चीजें इसमें उन्होंने डिफाइन कर रखी। ये देखिए इसमें वो पार्टनरशिप फर्म को भी इंक्लूड कर लेते हैं। डायरेक्टर मींस क्या, वो इलैबोरेट कर देते हैं बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कि कंपनी है तो फर्म हो चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, डायरेक्टर कौन होगा तो पार्टनर ऑफ द फर्म, ये सब इसको उन्होंने इलैबोरेट कर। सेक्शन 292B जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट का है, सिमिलर प्रोविजन सेक्शन 63 कि कोई भी नोटिस, किसी भी तरह का ऑर्डर, डायरेक्शन जो है वो इनवैलिड इसलिए नहीं हो जाएगा कि उसके अंदर किसी तरह का डिफेक्ट है, किसी तरह का ओमिशन है, कुछ छूट गया है। ये प्रोटेक्शन क्लॉज होता है अपने किसी प्रोसीडिंग्स को बचाने का, कि मान लीजिए कोई चीज छूट गई, कोई अमाउंट गलत हो गया, कोई नाम में कोई गड़बड़ी हो गई, लेकिन बाकी सारी नोटिसेस, बाकी सारी प्रोसेसेस वो उस हार्मोनी में थे उस एक्ट के, तो सिर्फ इस वजह से कि कोई डिफेक्ट रह गया, कोई ओमिशन रह गया, वो जो नोटिस या वो जो प्रोसेस है वो अबेट या इनिशिएट नहीं हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है साफ-साफ, और द अदर प्रोसीडिंग इज इन द सब्सटेंस एंड इफेक्ट इन द कंफर्मिटी और अकॉर्डिंग टू द इंटेंट एंड द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो ये प्रोटेक्ट क्लॉज, हां प्रोसीजरल डिफेक्ट मतलब ठीक है, इसका प्रोटेक्शन क्लॉज कि ऐसा ना हो कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाए और कहते देखिए तो नोटिस ही गलत है, ये प्रोटेक्शन क्लॉज, ठीक। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस 2016 से पहले अगर ये केसेस कहीं भी पेंडिंग थे, 2016 से पहले कहीं केसेस ये पेंडिंग थे, तो ये केसेस कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज तक केस में भी, और उसके बाद वो ऐसे टेक ओवर करेगी केस को जैसा कि वो चाहे, ठीक है। ये इसमें मेंशन किया हुआ है यहाँ। क्योंकि ये सिविल प्रोसीडिंग्स का मैटर है, प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो हमारा सेक्शन 159 लीगल एयर वाला, ठीक है। सिमिलर सेक्शन 66 जो लीगल एयर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो एज इट इज कंटिन्यूड रहेंगी, या तो वो उसके डेथ से पहले शुरू हुई थी तो भी, और अगर डेथ होने से पहले भी अगर वो उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता तो भी, दोनों चीजों को सब्जेक्ट टू, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है उसके ऊपर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 7 नहीं अप्लाई होता, यानी प्रोसिक्यूशन नहीं लगे,
अगर लीगल एयर है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा, वो सिर्फ प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम ना क्लेम बेनामी है नहीं बेनामी है उसको साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसमें वो प्रोसेस कर सकता है या उसके अगेंस्ट प्रोसेस चल सकती है। लॉजिकल भी है, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन का कोई लॉजिक नहीं है उसके लीगल एयर के ऊपर। तो ये प्रोसीडिंग सेक्शन 66 से ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है, पावर टू मेक रूल्स है, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये था ट्रांजिशनल प्रोविजन, जो मैंने बताया आपको कि कहाँ ऐसा मेंशन है कि पीएमएलए की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल है वही काम करेंगे, वो यहाँ मेंशन है सेक्शन 71 में कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपरली इनकी अथॉरिटीज खुद डेजिग्नेट नहीं कर दे रही, अपॉइंट नहीं कर दे रही है, तो जो पीएमएलए की दो अथॉरिटीज थी उनको ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल का कार्यभार दिया हुआ था। लेकिन अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कार्यभार 2021 के बाद से वो सफीमा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दिया गया। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन। अरे इसलिए बंद करने का ऑक्सीजन कम हो गया यार, आदमी मर जाएगा। कम कर दो, ज्यादा ठंडा हो इसको ऐसा कि आधा बांट दीजिए बांग्लादेश, इसको सांस लेना इधर आइए, तो है सर, सही चल रहा है। हवा तो आ लीजिए। 16 से एक ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। अब दाल रोटी पे नहीं चलेगा सर, इसमें घी नहीं डलेगा सर, क्या होगा? आधा पाव घी डाले तब सही बनेगा। में तो पीएमएलए में तो है जानकारी में जो प्रॉपर्टी है उनको उन्होंने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव है, सही है। और इससे पहले ये सेक्शन 7 के बाद सेक्शन 1 क्यों करते थे? 1988 में सेक्शन 7 एंड ऑनवर्ड्स कोई सेक्शन ही नहीं था। There was no section of 53 and all, स्पेशल कोर्ट का कोई डेजिग्नेशन था ही नहीं। ये एक्ट बना तो जरूर था कोर्ट उसने टाइगर की तरह कि हाँ बना के रखा हुआ है कि बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट बना। हाँ उसका जो मेन के अंदर संजीवनी भरना या उसके अंदर जान भरना वो 2016 के अमेंडमेंट से एडजुडिकेटिंग का कंफर्मेशन भी आया, कंफिस्केशन ऑर्डर पास हुआ है कि नहीं शायद हुआ भी है, मुझे लगता है हमारे ही साथी अभिषेक साहब एक बार वहाँ गए हुए थे, उन्होंने कंफिस्केशन भी हुआ होगा 100%, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी का पोजीशन के जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटर ने की है अभी 2 साल पहले। हाँ पोस्ट डेजिग्नेट होती मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर इक्विवेलेंट अधिकारी है कोई प्रॉपर्टी अब जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा कोई लखनऊ का कोई आईटी डेजिग्नेट किया जाएगा। नहीं पोस्टिंग होगी। देखिए बीपीयू जो यूनिट है हमारे यहाँ वो पीडीआईटी के अंदर जैसे एफएआईयू है, फॉरेन असेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट एफएआईयू हो गई, एआईयू है, उसी तरह से बीपीयू है।